नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट सेकेंड करेंगे मॉडल पेपर 1 का, जिसमें आज हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, इसके उत्तर को भी देखेंगे तो अच्छे से हम समझते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली 95 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। अगर आप ये पूरे 1 से 10 तक मॉडल पेपर में अपलोड करूंगा, आप अगर देख लेते तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। मैं सारे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सारा सिंपल पेपर, मॉडल पेपर सारा मैं यहीं पे करा रहा हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ रहा है, जो पैटर्न है, वही करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चंस किया था, आज 21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, भारत में प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार एक नई आर्थिक परिस्थिति पैदा की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे किया। तो पहली बात तो ये है, जो करों में वृद्धि करके विश्व युद्ध के कारण अचानक रक्षा व्यय में वृद्धि हो गई है। रक्षा व्यय किसे कहते हैं? जो सेना पे खर्च होता है। ठीक है, इस व्यय को पूरा करने के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी, और इसे पूरा करने के लिए सरकार टैक्स ज़्यादा लेना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त सीमा शुल्क को भी बढ़ाया दिया गया, आयकर के रूप में भी नया कर भी लगाया दिया गया। इससे जनता में रोष फैल गया और जिसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, आपको याद रखना है। राइट, चलिए दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा है कीमतों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध काल में खाद्य पदार्थों का भारी अभाव हो गया था, फलस्वरूप कीमतें लगातार दोगुनी हो गई थी। खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे अनाज हो गया, हमारा सारा खाने योग्य जो इंसान खाता है ना, उसको खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, ठीक है, मटर हो गया। ठीक है, ये सारे खाद्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, उसके दाम क्या हो गया? दुगुने हो गया। आम आदमी का जीवन कष्टमय हो गया और अतः लोग विदेशी शासन से मुक्ति के लिए के संबंध में सोचने लगे। यह बात राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बना। यह बात क्या हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बना। थर्ड पॉइंट इसमें आपको मेंशन करना है, जो सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई। सिपाहियों की जबरन भर्ती की गई तो विश्व युद्ध में अत्यधिक सैनिक के मरने के कारण सरकार को अधिक से अधिक सैनिकों की आवश्यकता थी। अतः गांवों में नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया जाता था। नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया जाता था। इससे ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के प्रति विशेष रोष था। सरकार के प्रति क्या था? विशेष रोष था, यानी नाराजगी था। ठीक है, अब हम इसी का अथवा में ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लगभग हर बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चन। भारत के लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो चलिए हम इसे जो है ना एक्सप्लेन करते। देखिए ये कब हुआ? अप्रैल 1919 को हड़ताल के करके विभिन्न शहरों में रैली तथा जुलूस का आयोजन किया गया। यानी रॉलेट एक्ट जो कानून था, इसके खिलाफ जो है ना क्या किया गया था? 1919 में हड़ताल कर दिया गया था और जो है ना रैली निकाला गया था। जुलूस, जुलूस किसे कहते हैं? जिसमें लोगों का समूह होता है, रैली निकलते हैं। जैसे आप सभी ने जो है ना, जैसे कोई भी ऐसा जैसे स्वच्छ भारत अभियान पे आप सभी ने थोड़ा दूर कहीं आपने देखा ही होगा, जो लोग पंक्ति में बंध के चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं, मतलब ग्रुप में नहीं, लाइन में चलते हैं। ठीक है, तो रैली निकाली गई, विभिन्न स्थानों पर हड़ताल की गई और लोगों में आक्रोश देखकर ब्रिटिश सरकार ने दमन की नीति अपनाई। ठीक है, और अमृतसर में स्थानीय नेताओं को बंदी बनाया गया। और स्थानीय नेता जो वहां था ना, उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और किचलू था। ठीक है, आपको याद रखना, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, जो स्थानीय नेता था, सत्यपाल और किचलू। इनको जो है ना क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, अब देखिए
अमृतसर में स्थानीय नेताओं को बंदी बनाया गया था। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया था और अमृतसर में घटनाक्रम बड़ी तीव्र गति से चला और 10 अप्रैल को शांतिपूर्वक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के बाद हिंसात्मक घटना हुई। और पुलिस पर गोली चलाने के बाद क्या हुआ, हिंसात्मक घटना हुई। हिंसात्मक घटना क्या होता है, जैसे एक दूसरे खेमे में काफी युद्ध का माहौल हो जाना, ठीक है, मार काट का माहौल हो जाना, ठीक है। तो मार्शल लॉ लगा दिया गया था, ठीक है। तथा जनरल डायर को नगर की कमान सौंपी गई थी। किसको, जनरल डायर को क्या किया गया था, नगर की कमान सौंपी गई थी। और जनरल डायर ने लोगों में भय व्याप्त करने के लिए 13 अप्रैल को बैसाखीपुर के अवसर पर जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर क्या किया गया था, गोलियां चलाई, अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। और इस प्रकार रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जालियांवाला बाग हत्याकांड तक जा पहुंचा, जो कि असहयोग आंदोलन का कारण था। अर्थात आप सभी को पता है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। और जो है ना जनरल डायर ने डायरेक्ट सबको जो है ना क्या परमिशन दे दी, और वहाँ के लोग जो थे ना वो जो जनरल डायर के सेना, वो सारे दीवारों पे चढ़ के सबको गोलियां से भून दिया। और वो आज भी वहाँ कुआं बना हुआ है, लोग जान बचाने के लिए उस कुआं में कूद गए थे। तो एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये क्या है, हमारे जो देश में ये अंग्रेजों द्वारा जो दमनकारी नीति था उसके उन्होंने इस तरह का जो है ना सबसे बड़ा घातक जो है ना क्या हुआ, हम लोगों को कांड था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, लोगों को जो है ना काफी मारा गया। और एक संकरी सी गली थी, पतली गली थी, उससे लोग निकल नहीं पाए, चारों तरफ से घेर लिया गया, उसमें बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हुआ, ठीक है। अब उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण को भारत में प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण को भारत में प्रोत्साहन देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। किसी एक देश के लिए वित्तीय संकटों के एक महत्वपूर्ण परिणाम का उल्लेख कीजिए। तो चलिए वैश्वीकरण और उदारीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में क्या क्या कदम उठाए गए। तो वैश्वीकरण और उदारीकरण को भारत में प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया, देखिए वैश्वीकरण, जैसे कि श्रम कानूनों में ढील दिया गया। श्रम कानून जो है ना, कानून व्यवस्था है जो हमारे देश में, वो श्रम कानून यानी जो मजदूरों को लेकर के जो श्रम कानून है, यानी जो है ना जो बिजनेस काम करना, उसमें जो है ना काफी क्या किया गया, ढील दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र को बनाया जाना, ठीक है। और सभी तरह के व्यापार अवरोधक यानी बैरियर को हटाना। यानी व्यापार अवरोधक क्या होता है आपको ये समझना है। जैसे कि एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार करेंगे तो वो हर एक देश का अपना कानून होता है। जो दूसरा देश अगर हमारे देश में करेगा तो इतना टैक्स देगा, ये हमारे संविधान के दायरे में आना चाहिए, लोगों की जरूरत की चीजें होनी चाहिए। तो ये सारे दायरे हैं, ठीक है। अगर ये दायरे हटा देते हैं तो वो अपना सामान वगैरह इजिली बेच सकता है किसी भी जो है ना देश में, ठीक है। अब विश्व व्यापार संगठन के सचिवीय सम्मेलन में मिले निर्णय निःशर्त मान लिया गया, ठीक है। तो ये हुआ आपका। अब चलिए इसी में है जो है ना आपका दूसरा पॉइंट है, ये देखिए, ये पहला पॉइंट था इसका, दूसरा पॉइंट इसमें है विश्व बैंक से भारत ऋण स्थिति जैसे 2005 से 6 में जो है ना 63,215 करोड़ रुपए की थी। यानी भारत का जो विश्व बैंक से जो ऋण था यानी कर्ज लिया है विश्व बैंक, ठीक है, उससे 63,215 करोड़ लिया है। यही कारण है कि विश्व व्यापार संगठन के सचिवीय सम्मेलन में भारत प्रत्येक निर्णय को मानने के लिए मजबूर है। और भारत को प्रत्येक में इतना ऋण ले रखा तो मानना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसे लेकर के ये है। अब देखिए इसमें अथवा में भी क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण। ये क्वेश्चन आप लिख करके ले लीजिए दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आएंगे, अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, नहीं होता तो कॉपी पे, ठीक है। चलिए तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के चिन्ह आधुनिक युग से पहले के समय में भी देखे जा सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो आपको जो है ना भूमंडलीकरण की प्रक्रिया जो है ना वो आधुनिक युग से पहले यानी जो अभी का जो युग चल रहा है इससे पहले भी जो है भूमंडलीकरण देखा जा सकता है, उसको व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो देखिए प्राचीन समय से ही लोग लंबी दूरी की यात्रा करते थे। इन लोगों में यात्री, व्यापारी, संत, महात्मा तथा तीर्थयात्री आदि शामिल थे, ठीक है।
उसके बाद जो है ना ये लोग ज्ञान तथा अवसर की प्राप्ति के लिए यात्राएं करते थे, यानी ज्ञान पाना चाहते थे, ठीक है, और कोई अवसर पाना चाहते थे, जैसे कुछ अपना जो है ना स्थापित करना चाहते थे, तो कोई व्यापार करना चाहते थे। ये अपने साथ सामान, पैसा, मूल्य, समानताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु तथा बीमारी आदि भी लेकर चलते थे। यानी कि कीटाणु, बीमारी, मान्यताएं, पैसा, ये सारी चीजें, हुनर सब लेकर के साथ चलते थे, ठीक है। इसी में थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उदाहरण के लिए आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई है जिसे हम आज पश्चिमी एशिया के नाम से जाना जाता है। अतः हम देखते हैं कि आधुनिक युग से सैकड़ों वर्ष पूर्व से ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लोग एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। यानी कि सैकड़ों वर्ष सिंधु घाटी की सभ्यता का उदाहरण लिया गया और बताया गया जो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं वो अफगानिस्तान में भी मिले हैं, मेसोपोटामिया में भी मिले हैं, दजला फरात में भी मिले हैं। तो ये बताया जा रहा है जो भूमंडलीकरण केवल आज ही नहीं हुआ है, भूमंडलीकरण पहले भी हुआ करता था, जो हमें सिंधु घाटी के सभ्यता के साक्ष्य से प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है ना 23 है। ये कितने मार्क्स का, देखिए 3 नंबर का है ये आपका, ठीक है। तो चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं। नीचे दिए गए स्रोतों को पढ़े और उन पर प्रश्न का उत्तर दे। ये देखिए इसको पढ़ना और इसी में से आपको आंसर देना, ठीक है। तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं। कोयला मजदूरों और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण डैश, क्योंकि उनकी बीवियां का नाम स्पिनिंग इंजन के कारण छीन गया था डैश, शुरू में वे अरियल ढंग से आगे बढ़े, उन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने लग वाली थी और औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था। तो चलिए ये पूरे जो ऑप्शन एक में यहाँ ये यहाँ वैकेंट है और आगे पढ़ते हैं इसमें क्या फिलअप। आदमियों को समझाना आसान था, इसीलिए कुछ खींचतान के बाद उन्हें शांतिपूर्वक घर जाने के लिए तैयार कर लिया गया। स्रोत ख है इसका आपका। भारत के अन्य भागों में महीन कपड़ा बनाने वाले बुनकरों की तरह कोष्ठियों का भी बुरा समय चल रहा था। वे मैनचेस्टर से इतनी भारी तादाद में आने वाली आकर्षक चीज़ों का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। हाल के सालों में वे बड़ी संख्या में यहाँ से जाने लगे थे और वे मुख्य रूप से बिहार का रुख कर रहे थे, जहाँ दिहाड़ी मजदूर के तौर पर उन्हें रोजी रोटी मिल जाती थी। अखा इसका स्रोत है जो आपको पढ़ना है। उस जमाने में 10 घंटे की शिफ्ट होती थी, शाम 5 बजे से सुबह 3 बजे तक काम के सबसे भयानक घंटे। मेरे पिताजी ने 35 साल नौकरी की, उन्हें दमा जैसी बीमारी हो गई और वे काम करने से लाचार हो गए। इसके बाद मेरे पिताजी गांव चले गए। उसके बाद आपका जो इस ख का जो आंसर हो, क का पहला का आंसर होगा यह विशेष जो है ना, मतलब क्या है, विषय मजिस्ट्रेट को क्यों रिपोर्ट किया गया, पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर है क्योंकि निर्माता की संपत्ति की सुरक्षा के लिए क्या किया गया, मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद ख है क्वेश्चन, कौस्टिक कौन थे, तो कौस्टिक जो है ना क्या है, कौस्टिक बुनकर थे। कौन थे, बुनकर थे। ग क्वेश्चन से आपका इसका, यह किसका कथन है, यह किसका कथन है, तो यह कथन भाई भोंसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता का है, ठीक है। किसका, भाई भोंसले बम्बई के ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता का है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये भी 3 मार्क्स का है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि तथा गहन कृषि में कोई 3 अंतर बताइए। ये VVI क्वेश्चन से आप, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद करेंगे, ठीक है। आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि में अंतर बताना है। चलिए तो ये 3 अंतर बताना है। तो चलिए पहले आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। यह भूमि के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। आपको ये समझना, निर्वाह कृषि क्या होता है, आदिकालीन तो छोटे टुकड़ों पे, कम जमीनों पे की जाती है, जबकि गहन कृषि बड़े पैमाने फार्म पर, बड़े स्रोत पर किया जाता है, बड़े स्तर पर किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद सेकेंड, आप इसका जो आंसर देखेंगे, सेकेंड पॉइंट है इसका बच्चों, बहुत ही आसान है, इसे आप देखते रहें। प्राचीन औजारों जैसे कुदाली, हंसिया, खुरपा आदि के साथ की जाती थी, यानी आदिकालीन कृषि में, ठीक है, आदिकालीन निर्वाह कृषि में हंसिया होता था, खुरपा होता था, कुदाल होता था। ये आप अगर गांव से बिलोंग करते तो आपने देखा होगा, जो हंसिया, कुदाल, खुरपा ये सब क्या करते हैं, यूज करते थे। जबकि आधुनिक कृषि में अभी देख रहे हैं आप, बीज, रासायनिक खाद है, इसमें कीटनाशक है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम खेती करते हैं, काट भी लेते हैं इसमें, ठीक है। फिर आदिकालीन निर्वाह कृषि में, इस प्रकार के कृषि में किसान वर्षा और मृदा की उर्वरता शक्ति पर निर्भर करती है, ठीक है। जबकि गहन के निर्वाह कृषि में सिंचाई के लिए नलकूप और नहरें उपयोग में आती है। क्या आती है? नहरें उपयोग में आती है सिंचाई के लिए कृषि। चलिए इसमें अथवा करके क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका है जो शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि में कोई 3 अंतर बताएं, ठीक है। तो चलिए, शुष्क भूमि कृषि क्या होता है? जैसे शुष्क भूमि कृषि वह कृषि है जिससे विशेष प्रकार की फसलें जिनमें आर्द्रता बनी रहती है उगाई जाती है। जबकि आर्द्र भूमि कृषि वह कृषि है जो मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और यह देश के शुष्क भागों में की जाती है आर्द्र कृषि, जबकि यह इस प्रकार की खेती उत्तरी पूर्वी भारत में की जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा होगा, जैसे कि आपने देखा होगा जो है ना, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा इसमें, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आप देख सकते हैं जो है ना, क्या उत्तराखंड भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यह कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है। कौन कृषि सिंचाई पर? शुष्क कृषि ये कृषि सिंचाई पर निर्भर करती है, जबकि इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? हम ऊर्जा संसाधन किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं? एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन का संरक्षण हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र यथा कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य व घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऊर्जा के निवेश की आवश्यकता है। और पूरे देश में ऊर्जा के सभी प्रकार का उपभोग धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए, ऊर्जा संरक्षण के तरीके बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। ये ऊर्जा संरक्षण के जो है ना, क्या क्या तरीके होते हैं। तो एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, ठीक है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हम निजी वाहन की अपेक्षा क्या करें? सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का प्रयोग करें। गैर परंपरागत ऊर्जा यानी कि गैस से जो यूज होता है उससे करें, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करें। जब प्रयोग में ना हो तो बिजली बंद कर दे, बिल्कुल। तो ये है ऊर्जा संरक्षण के 3 तरीके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में सुधार लाने के लिए किन्हीं 3 कदमों की व्याख्या करें। यानी राजनीतिक में महिलाओं की जो भागीदारी को सुधार करने के लिए कोई 3 सुझाव दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए, तो पहली बात तो यह है क्वेश्चन, इसका आंसर, निर्वाचन संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है, ठीक है। महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में कुछ सीटें आरक्षित कर देनी चाहिए और राजनीतिक पार्टियों भी महिलाओं को उनकी प्रतिनिधित्व का उचित हिस्सा दे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप मेंशन करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बैंक किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो चलिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत की अर्थव्यवस्था में बैंक की अहम भूमिका है। आधुनिक समय में प्रतिदिन भारत आर्थिक कार्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से बैंक की जरूरत है। यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्या होता है? यानी कि पूरे देश में हो गया, राष्ट्रीय हो गया, ठीक है,
और अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से भी बैंक की जो है ना, बैंक के द्वारा, जैसे अब मान लीजिए किसी को विदेश से पैसे भेजना है, ठीक है, तो वो भेजेंगे बैंक के माध्यम से ही भेजेंगे। तो बैंक क्या कर रहा है, विदेश से भी जो रिश्ता को जोड़ता है, और देश में भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भी आप पैसे भेजते हैं, एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के अकाउंट में भी आप पैसे भेजते हैं। तो उसी तरह प्रकार कहा जा रहा है जो भारत में बैंक का जो है ना वो एक रोल है, ठीक है। तो ये लोगों में बचत की भावना पैदा करता है, लोगों में क्या करता है, बचत की भावना पैदा करता है, ये बचत को सुरक्षित रखता है, ठीक है। उसके बाद ये बचत पर उचित ब्याज देते हैं, बचत पर क्या करते हैं, उचित ब्याज देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर बैंक हमें अपनी जमा राशि निकालने की सुविधा देते हैं। क्या करते हैं, जमा राशि निकालने की सुविधा देते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर ये व्यापारियों को ऋण देते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर लेंगे, याद कर लेंगे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, ये अथवा में भी क्वेश्चन है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि ऋण किस प्रकार विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाता है। तो ये क्वेश्चन आपके वर्कशीट में भी बार बार पूछे गए थे, और अभी भी ये क्वेश्चन मैंने लिया है, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, किसी भी देश के विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। जैसे इंसान की विकास, जैसे हमारा विकास अगर होना चाहे तो हम विकास करेंगे कब, जब हमारे पास पैसे होगा। तो एक व्यक्ति उद्योग लगाने का इच्छुक तो है, उसे ज्ञान भी है, परंतु धन नहीं है, तो अतः यह असमर्थ है। तो हम कह सकते हैं जो उद्योग करने लायक व्यक्ति नहीं है, असमर्थ है पैसे के चक्कर में। ऐसे समय में वह औपचारिक या अनौपचारिक विधि स्रोत से ऋण लेकर उद्योग स्थापित कर सकता है। वर्तमान युग में कोई भी व्यक्ति या परिवार ऐसा नहीं है जो समय पड़ने पर धन की उपयुक्त मात्रा को जुटा पाए, अतः उसे अपना रोजगार चलाने के लिए किसी भी स्रोत से धन ऋण के रूप में लेना ही पड़ता है। उधार या साख या ऋण देने वाले स्रोत अधिक है, अतः वे अपना धन कुछ ब्याज लेकर ऋण के रूप में देना चाहते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, अपना धन जो है ना ब्याज के रूप में जो है ना ब्याज पर लेकर ऋण के रूप में देना चाहते हैं, ठीक है। आजकल धनी परिवार विशाल स्तर पर नया रोजगार स्थापित करने या पुराने रोजगार का विस्तार करने के लिए औपचारिक रूप से लिखित शर्तों पर ऋण लेते हैं, और जो है ना रोजगार प्रक्रिया से वे धन अर्जित करके ऋण चुका देते हैं, अपना जीवन स्तर ऊंचा करते हैं तथा देश की बेरोजगार श्रम शक्ति को रोजगार प्रदान करके राष्ट्र के स्तर को विकसित करने में योगदान करते हैं। इस प्रकार से ऋण देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका निभाता है। अब आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे आप कमा रहे हैं, ठीक है, अगर आपके फैमिली में जो आपके ब्रेड विनर है, जो आपके गार्जियन है, वो कमाते हैं पैसे कमाते तो खुद का भी विकास होता है, वो उस पैसे को टैक्स देते तो पूरे देश का विकास होता है, ठीक है। तो एक सकारात्मक है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कोई 3 नकारात्मक प्रभाव बताएं। यानी वैश्वीकरण से होने वाले नेगेटिव, यानी जो अच्छा नहीं है, वो 3 कारण बताना है। क्या वैश्वीकरण से हमें नुकसान होता है, वैश्वीकरण क्यों अच्छा नहीं है, ये 3 कारण आपको बताना है। तो चलिए तीनों कारण हम बता रहे हैं। छोटे उद्योग में लगे श्रमिकों के सामने बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगता है। यानी जो छोटे छोटे उद्योग में जो मजदूर लगे हुए हैं उन्हें वो बेरोजगार हो जाते हैं वैश्वीकरण। क्योंकि अब सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर कोई इंसान खेत में काम कर रहा है और वो कृषि उपज करता है, ठीक है, तो उस कृषि में जो काटने के लिए आप देखिए कैसा टेक्नोलॉजी आ गया, मशीन आ गया जो उस कृषि को काट करके वो सारा काम कर लेते हैं और बोरे में भी भर के मार्केट तक भी पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बेरोजगारी, जो श्रमिक, जो मेहनत करने वाले इंसान है ना, उसको वहां पे काम नहीं मिलेगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। तो ये एक नेगेटिव है, यानी गलत, अच्छा नहीं है। इन उद्योग के निरंतर बंद होने से अनेक श्रमिक बेरोजगार हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं और जो मशीनों के द्वारा तुरंत कर लिए जाते हैं वो काम, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा पॉइंट है, बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं इनसे संबंधित उद्योग के श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा नहीं दिया गया है।
जिससे इनके रोजगार पर सदा छंटनी की तलवार लटकती रहती है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां के द्वारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? जो एक देश में भी व्यापार करते हैं और दूसरे देश में भी व्यापार करते हैं, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गए। ठीक है, तो क्या करते हैं जो है ना, रोजगार पर सदा छंटनी की तलवार लटकती रहती है, अर्थात न्याय संगत वो जो है ना क्या करते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं। ठीक है, न्याय संगत यानी उचित निर्णय। अब देखिए इसमें जो है ना, छोटे उत्पादक व कुटीर उद्योगों को वैश्वीकरण से बहुत हानि हुई है और बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के चलते ये छोटे उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं। और प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के चक्कर में छोटे उद्योग समाप्त होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हमने अभी आपसे डिस्कस किया ये, फिर अब हम जो है ना इसके थर्ड पार्ट हम लेकर आएंगे और कल थर्ड पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और हम वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।